50 साल से अधिक हो गए जब मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के सैटर्न रॉकेट के द्वारा अपोलो यान के तहत चंद्रमा की सतह पर ईगल नामक लैंडर के द्वारा 2 यात्रियों को उतारा गया था और इनके नाम आप सभी ने सुने होंगे। ये थे नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एड्रिन। हालांकि इस मिशन में तीसरा यात्री भी उपस्थित था और इसका नाम था माइकल कॉलिंस। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक मिशन चंद्रमा पर लॉन्च किया गया है और आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो मिशन है इसका नाम है चंद्र मिशन 3। इससे पहले वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था और इसके बाद 2019 में हमने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया। लेकिन हम चंद्रयान सेकंड को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे और वर्तमान में इसी कारण भारत सरकार या फिर अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा तीसरा मिशन भेजा गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना। अब ये सवाल उठता है कि भारत क्यों सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना चाहता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है और लैंडिंग किस प्रकार की होती है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, खासकर चंद्रमा की सतह पर अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा सबसे पहले क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। क्रैश लैंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक क्रैश लैंडिंग और एक सॉफ्ट लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग के माध्यम से उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के बाद वहां से या तो किसी रॉकेट के द्वारा या फिर वहां से धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के करीब लाकर उसे नीचे फेंक दिया जाता है और इस तरीके की जो लैंडिंग होती है, इस लैंडिंग को बोला जाता है क्रैश लैंडिंग। इसमें उपग्रह चंद्रमा की सतह से बहुत जोर से टकराता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह के आंतरिक भाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। जो अमेरिकी एजेंसी नासा है उसके द्वारा जब क्रैश लैंडिंग कराई गई थी तो उसका मेन मकसद ये था कि क्या चंद्रमा की सतह पर भी भूकंप आते हैं, तो चंद्रमा की सतह पर भूकंप वगैरह की गतिविधियों को और चंद्रमा की आंतरिक संरचना किस प्रकार की बनी हुई है इसको जानने के लिए अमेरिका ने क्रैश लैंडिंग कराई थी। और इसके बाद दौर शुरू हुआ सॉफ्ट लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग का यह दौर इस वजह से शुरू हुआ कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर को धीरे धीरे, जिस प्रकार हम पैराशूट से उतरते हैं, इस प्रकार से उतारा जाए। इसका उद्देश्य ये था कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर लेंगे तो भविष्य में मानव को भी चंद्रमा पर स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो 2 प्रकार की लैंडिंग है, इसमें पहली लैंडिंग क्रैश लैंडिंग है, जिसके माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया है, कि चंद्रमा की सतह की आंतरिक या फिर भूकंपों की जो उत्पत्ति होती है उसका अध्ययन करना होता है। और सॉफ्ट लैंडिंग का जो मेन मकसद ज्यादातर देशों का होता है वो ये है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग कोई देश हासिल कर लेगा तो भविष्य में वो अपने मानव मिशन को भी चंद्रमा पर भेज सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत भी चाहता है कि चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया जाए। इसके लिए अभी तक हमारे सामने समस्या ये है कि भारत ने अपनी धरती से किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया है और इसके पीछे कारण यह है कि हमारे पास कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं था जिसके तहत हम मानव को अंतरिक्ष में स्थापित कर पाते। तो भारत सरकार के द्वारा और अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2022 में ही गगनयान को लॉन्च किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो मिशन अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि गगनयान 2024 या फिर 25 में अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सकता है। अब गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य यह है कि भारतीय भूमि से मानव को अंतरिक्ष तक ले जाया जाना। अगर भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है और साथ ही साथ चंद्र मिशन जो 3 लॉन्च भारत के द्वारा किया गया है, अगर ये मिशन हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने में सफल हो जाता है तो भारत भविष्य में चंद्रमा पर भी मानव को उतार सकता है। अब एक चीज ये भी है कि अभी हाल ही में अमेरिकी एजेंसी नासा ने भी चंद्रमा पर दोबारा से मिशन भेजने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। ये मिशन मानव मिशन होगा, यानी कि चंद्रमा पर अमेरिका दोबारा से मानव को भेजना चाहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वापस जब 50 साल पहले चंद्रमा पर ये मानव मिशन अमेरिका के द्वारा बंद कर दिए गए थे, तो दोबारा से चंद्रमा पर मानव भेजने की
ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। देखिए, हाल ही में जो विभिन्न देशों के द्वारा जो उपग्रह छोड़े गए हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अंश मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था फर्स्ट, उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। और इसके बाद दूसरे देशों की भी एजेंसी ने लगभग ऐसी ही पुष्टि की। साथ ही साथ चंद्रमा पर एक बहुत महंगी पदार्थ भी उपस्थित है जिसका नाम है हीलियम 3। हीलियम 3 वर्तमान में अगर हम बात करेंगे पृथ्वी पर इसकी मात्रा काफी कम है, जबकि चंद्रमा पर हीलियम 3 के बहुत बड़े भंडार हैं। अब हीलियम 3 है क्या? जैसे देखिए, यूरेनियम होता है, यूरेनियम बिजली बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। अगर अब यूरेनियम की पावर की मैं बात करूं तो 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 12,250 टन कोयला। जी हाँ, 1 ग्राम यूरेनियम से 12,250 टन कोयले जितनी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। जबकि अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम 3 इससे भी शक्तिशाली ईंधन के रूप में भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। कारण यह है कि पृथ्वी पर वर्तमान में जो सबसे ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल भारत सरकार या फिर विश्व के अन्य देश करते हैं, यह है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जब जलता है तो कार्बन का उत्सर्जन होगा और कार्बन के उत्सर्जन होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना विभिन्न देशों को करना पड़ रहा है और ये विभिन्न देशों की समस्या न होकर आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी बन चुकी है। कारण यह है कि जिस तरीके से ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघलते जा रहे हैं, उसका मेन कारण CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है या कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसमें कार्बन का अंश विद्यमान है। जबकि पेट्रोलियम, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेट्रोलियम में भी कार्बन है। जब कार्बन, जिसका प्रतीक सिंबल हम कह सकते हैं C है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो CO2 का निर्माण करेगा और CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य विशुद्ध हिंदी में ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो बर्फ है वो पिघल सकती है। अब इसके मानव के लिए हानि क्या होगी? तो मानव के लिए हानि ये होगी कि पृथ्वी पर वैसे तो पानी 71% है, आप सभी जानते हैं, लेकिन पीने योग्य पानी हमारे पास केवल 2.5% ही उपलब्ध है और 2.5% भी जो 2.5% है इसका भी 80% बर्फ के रूप में मौजूद है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलती है तो भविष्य में पानी की कमी जैसी संभावना मानव को देखनी पड़ सकती है। इसलिए हम एक वैकल्पिक ईंधन की खोज कर रहे हैं और ये वैकल्पिक ईंधन भविष्य में हीलियम 3 भी हो सकता है। इसी के कारण बहुत से देशों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर अपने मिशन भेजे गए हैं, जिसमें भारत सरकार या फिर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भी हाल ही में, आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मिशन चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया और हमारा मकसद सॉफ्ट लैंडिंग पर्टिकुलर रूप से हासिल करना है। अगर भारत ये सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर लेगा, जैसा कि हम सभी भारतीयों की प्रार्थना भी है, तो भविष्य में लगभग 2030 या इसके बाद भारत का लक्ष्य भी चंद्रमा पर मानव को उतारना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इस मिशन के बाद यानी कि चंद्र मिशन के बाद अगले साल यानी कि 2024 या फिर 2025 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा और इस गगनयान मिशन के तहत पहली बार मानव को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। एक चीज मैं आपसे और बता दूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हम पूरे विश्व में कहीं भी अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी, ना तो मानव को कोई उस समय ज्ञान था, ना ही कोई इस दिशा में किसी भी देश के द्वारा प्रयास किया गया। बाद में वर्ष 1942 में इस दिशा में प्रयास होना शुरू हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए क्यों लाभदायक हुआ? देखिए, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में विभिन्न देशों के द्वारा दूसरे देशों पर बमबारी करने के लिए किया गया था, यही मिसाइल आगे चलकर अंतरिक्ष में उपग्रहों को ले जाने का काम करने लगी। शुरुआत में इनका इस्तेमाल केवल बमबारी वगैरह के लिए हुआ, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए भी किया जा सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची और इसमें शुरुआत में सबसे पहले कामयाब रहा सोवियत संघ। सोवियत संघ वो देश था जिसने सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। आप सभी में भी जानते भी होंगे, ये पहले जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम था मेजर यूरी गागरिन।
मेजर यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री बने थे। इसके बाद अमेरिका ने भी इसके लिए प्रयास किया और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई कि हम भी चंद्रमा पर जल्द ही मानव को भेजेंगे। यानी कि उन्होंने रूस से आगे निकलने की होड़ में सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च कराया, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो चंद्रयान मिशन के लिए अमेरिका ने जो अपना रॉकेट इस्तेमाल किया वो 13 बार असफल हुआ था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 13 बार असफल होने के बाद भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसके लिए हार नहीं मानी और आज अमेरिका विश्व में ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। मानव को चंद्रमा पर भेजने वाला अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है और अमेरिका के द्वारा 6 मिशन चंद्रमा पर भेजे गए थे, जिसके तहत 12 यात्री चंद्रमा की सतह पर अमेरिका के उतरे हैं। इनमें से 3 यात्री ऐसे भी थे जिन्होंने 2 बार चंद्रमा की सतह को छुआ था और अंतिम मिशन जो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, इस मिशन का जो नाम है ये था अपोलो 17। अपोलो 17 में 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतारे गए थे, लेकिन इनमें भी अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ही यात्री अंतरिक्ष सतह पर उतरे हैं। एक यात्री यान में ही बैठा हुआ था और इन दोनों यात्रियों में सबसे लंबे समय तक जो चंद्रमा की सतह पर वक्त गुजारने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था ई सरनेन। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।